अब देखो, सेकुलरिज्म हो गया, सेकुलरिज्म के बाद कम्युनलिज्म भी देख लिया। अब जो है वो है जिसको बोल रहे हैं हम रीजनलिज्म। क्या है? रीजनलिज्म, ठीक है। अब रीजनलिज्म समझेंगे तो यहाँ पे जो 3 टॉपिक थे आपके, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म, वो अपना हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पहले क्या देखना है अपन को कि आखिर ये रीजन क्या होता है। रीजन से रीजनलिज्म आएगा ना, तो पहले रीजन समझना पड़ेगा आपको। रीजन के बाद आएगा रीजनलिज्म। अब ये रीजन में एंट्री हो जाएगी किसकी? पॉलिटिक्स की, है ना। तो फिर वो क्या हो जाएगा? रीजनलिज्म हो जाएगा, ठीक। ये रीजन है और रीजनलिज्म है, देखेंगे क्या फर्क होता है दोनों में। सबसे पहले समझना है ये रीजन क्या होता है। रीजन मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा होमोजीनियस एरिया। होमोजीनियस एरिया मतलब समझते हो? मतलब यूनिफॉर्मिटी हो उस पूरे एरिया में। होमोजीनियस एरिया जो कि कैसा है? फिजिकली और कल्चरली अलग है दूसरों से, समझ में? ना, कोई भी ऐसा होमोजीनियस एरिया मतलब ये एरिया है, ये कोई एक एरिया है, और इस एरिया में अंदर की बात करूं अगर मैं, तो यूनिफॉर्मिटी है, एक जैसा है ना, यूनिफॉर्मिटी है। अब ये यूनिफॉर्मिटी किसी भी चीज को लेकर के हो सकती है, ठीक है। वो ज्योग्राफिकल यूनिफॉर्म हो सकता है, वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से सेम हो सकता है, समझ में क्या। लेकिन ये दूसरे रीजन, आसपास के जो रीजन होंगे, है ना, ये अलग रीजन है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, सेम नहीं है ना। सेम हो जाता तो फिर, अगर सेम होगा तो ये एक रीजन कहला जाएगा, लेकिन सेम नहीं है तो इसलिए इसको अलग कर दो, ठीक है। तो मतलब क्या बोल रहा हूँ, रीजन किसको बोलते हैं? ऐसा होमोजीनियस एरिया जो कि इन दोनों, इनसे मतलब R1 और R2 में क्या चीज आपको देखने को मिलेगी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस होंगे। डिफरेंस कैसे? इनके बीच में सेपरेट होगा, काहे को लेकर के? फिजिकल मतलब ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर के, और दूसरा कल्चर को लेकर के, है ना। तो होमोजीनियस एरिया जिसके अंदर तो कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, लेकिन बाहर दूसरे रीजन से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? डिस्टिंक्ट होगी, है ना, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक होंगी। मतलब क्या है? अगर इसको लिख दूं मैं तो क्या लिखूंगा कि ऐसा होमोजीनियस एरिया with physical and cultural characteristics distinct from those of neighboring areas, from those of nearby areas। समझ गए? इसको क्या बोल रहे हैं हम? इसको बोल रहे हैं हम, ये कहलाता है रीजन। समझ गए ना? क्लियर है? लेकिन अब रीजनलिज्म क्या होगा? ठीक है ना, रीजनलिज्म कैसे हो जाएगा? रीजनलिज्म देखो, पहले ये होमोजीनियस एरिया होगा जो कि कैसा है? डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है किससे? अदर एरियाज से, अदर नियर बाई एरियाज, है ना। अभी तक ये क्या है? ये कहला रहा है अभी तक ये है रीजन। फिर क्या होगा? उनके अंदर चेतना जगेगी, मतलब क्या होगा? कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, अब ये किसी चीज को लेकर के हो सकती है, जैसे पर्टिकुलरली किस चीज को लोगी? अपने एरिया को लेकर के इमोशनली और ये सब चीजों का डेवलपमेंट होगा इनके अंदर। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद क्या होगा? इनकी एक रीजनल आइडेंटिटी बनेगी, समझ में? डेवलपमेंट ऑफ रीजनल, ये अपनी एरिया को लेकर के अपने कॉन्शियसनेस को डेवलप कर लेते हैं।
तो क्या होगा कि भाई अब इन लोगों को कैसे जाना जाएगा, उनकी रीजनल आइडेंटिटी के थ्रू, और ये अपने आप को कैसे जानना पसंद करते हैं, रीजनल आइडेंटिटी के थ्रू। तो डेवलपमेंट ऑफ रीजनल आइडेंटिटी, समझ में क्या? जब ऐसा होगा, रीजनल आइडेंटिटी डेवलप होगी, तब एक चीज होगी क्या, कि भाई यहाँ पर अब इस जगह के लोग जो इस रीजन में रह रहे हैं, उनकी लॉयलिटी काहे के प्रति होगी, अपने रीजन के प्रति होगी ज्यादा, एज कंपेयर टू देयर नेशन, नेशन से भी ज्यादा लॉयलिटी अपने रीजन के प्रति होगी। जब ऐसा होता है तब इसको रीजनलिज्म बोल देते हैं, समझ क्या? मतलब यहाँ पर लॉयलिटी काहे को होगी, पॉलिटिकल लॉयलिटी टुवर्ड्स, ऐसे कर लो, मोर पॉलिटिकल लॉयल्टी टुवर्ड्स रीजन एज कंपेयर्ड टू नेशन, समझ में क्या? मतलब यहाँ पर रीजन, आपके अंदर ऐसी भावना आ जाएगी कि मेरा रीजन बड़ा है मेरे नेशन से, इसी फीलिंग को हम रीजनलिज्म बोल देते हैं। रीजनलिज्म मतलब ऐसी फीलिंग, समझ में क्या? मतलब जहां पर क्या होता है कि भाई जो हमारी लॉयल्टी होती है हमारे नेशन के प्रति उतनी नहीं होती जितनी हमारी रीजन के प्रति होती है, समझ में क्या? बोलो समझ में क्या? इसको बोलते हैं हम, ये कहला जाएगा अब आपका रीजनलिज्म, रीजनलिज्म। ठीक, डन है। ठीक है ना? रीजन क्या है, रीजन का एक ये चीज होता है, रीजन में एक ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एक वाइडली शेयर्ड एरिया होगा, ठीक है ना, वाइडली शेयर एरिया होगा जिसके अंदर सेंस ऑफ टुगेदरनेस होगी अमोंग पीपल। ये रीजन है, इसके अंदर क्या होगा, सेंस ऑफ टुगेदरनेस होगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या फिर टुगेदरनेस, ठीक, काहे के बीच में, अमोंग पीपल, ठीक है ना? ये जो टुगेदरनेस आ रही है, कैसे आ रही है, ये हो सकता है कि इसका सोर्स क्या हो, ज्योग्राफी हो, टोपोग्राफी हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो सकता है, कस्टम हो सकता है, और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कारण भी हो सकते हैं, समझ में क्या? ठीक है, वे ऑफ लिविंग हो सकता है, कॉमनली शेयर्ड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, ये सब चीजें रीजन को जन्म देती है, समझ में आ रहा ना? कि भाई ये जो मैं रीजन बोल रहा हूँ आपको, ये जो रीजन, ये रीजन के कारण ये जो आप बोल रहे हो कि ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी, टुगेदरनेस आएगी, तो इसके पीछे का क्या वो हो सकते हैं, ये इसके किसका रिजल्ट होता है, ये कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए, ये इन सारी चीजों का रिजल्ट होता है, किसका, जैसे कि ज्योग्राफी है ना, टोपोग्राफी, रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम, ठीक है, और इसके अलावा पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट किस स्टेज में है, वो किस कंडीशन में हो, उसके कारण हो सकता है, वे ऑफ लिविंग हो सकता है, कॉमनली शेयर्ड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, ये सब चीजें अल्टीमेटली जन्म देती हैं किसी रीजन को, समझा क्या ना? और रीजन से क्या होती है, रीजन जन्म देता है किसको, रीजनल आइडेंटिटी को, समझा क्या? और पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका रीजन, समझ गया? फिर यहां से क्या होगा, रीजनल आइडेंटिटी आई, ये पहला, ठीक है ना, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। रीजन से क्या आया, यहाँ पे देखो रीजनल आइडेंटिटी आई, है ना? मतलब रीजन को मैं बोल सकता हूँ, रीजन प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इमरजेंस ऑफ रीजनल आइडेंटिटी, है ना, रीजन फॉर रीजनल आइडेंटिटी, समझ में क्या? रीजनल आइडेंटिटी का डेवलपमेंट होने के कारण फिर क्या होता है, रीजनलिज्म का डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होती है, लॉयलिटी टुवर्ड्स रीजन होती है ना? और जब ऐसा फीलिंग होने लगे तो अल्टीमेटली किस चीज को शेप करती है, वो शेप करती है आपका रीजनलिज्म का।
और रीजनलिज्म में क्या होती है, रीजनल पॉलिटिक्स होती है। समझ में क्या ना, आपके अंदर ये फीलिंग आ गई कि हमारा रीजन के प्रति ज्यादा लॉयलिटी है एज कंपेयर टू अवर नेशन, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे रीजनलिज्म। और रीजनलिज्म में क्या आएगी फिर, इसमें फिर आएगा रीजनल पॉलिटिक्स। समझ में क्या, रीजनल पॉलिटिक्स होती है, रीजनलिज्म से ही रीजनल पॉलिटिक्स जन्म देती है, ठीक है ना। समझ में क्या, अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रीजनलिज्म इज अ फिनोमिना। समझ में क्या, ये एक फिनोमिना होता है। अब इसका क्यों है भाई, इंडिया में रीजनलिज्म क्यों होता है, इंडिया में वाई रीजनलिज्म, इंडिया में क्यों होगा ये रीजनलिज्म इन इंडिया। भाई इंडिया में रीजनलिज्म इसलिए होगा क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी किस चीज को लेकर के, डाइवर्सिटी आपकी कस्टम को लेकर के, डाइवर्सिटी आपकी रिलीजन को लेकर के, ये सब देखा था। डाइवर्सिटी आपके कल्चर को लेकर के, है ना, ये सब चीजें में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। और हमारा इंडिया कैसा है भाई, यहाँ पर हम बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव किन चीजों को लेकर के, ये चीजों को लेकर, समझ में गया। तो भाई इसीलिए हमारी जो कॉन्शियसनेस होगी, कॉन्शियसनेस होगी किन चीजों को लेकर के, इन चीजों को लेकर के, वो कैसी है, वो डीप रूटेड है ना। हमारे पूरी सोसाइटी में ये, इन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। समझ में क्या, कास्ट को ले लो, कल्चर को ले लो, एथनिसिटी को ले लो, समझ में, अगर कस्टम ले लो, रिलीजन ले लो, कल्चर ले लो, कास्ट भी ले लो, एथनिसिटी भी ले लो, सब चीजें जो भी आप जानते हो, ठीक है ना, जिस चीज में आप डाइवर्सिटी जानते हो, इन सब चीजों को लेकर के क्या बोलते हैं कि भाई कास्ट, एथनिसिटी, कस्टम, रिलीजन, कल्चर, इन सब चीजों को लेकर के हमारे अंदर बहुत ज्यादा लगाव होता है, हम बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। समझ में, ये कॉन्शियसनेस कैसी होगी, अटैच्ड होगी, अटैच्ड होगी। अब सोचो ये सारी चीजें, ये सारी चीजें क्या हो, ये सारी फैक्टर्स, ये क्या थे, ये इतने फैक्टर्स थे, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारे फैक्टर्स। अब ये सारे फैक्टर्स आपको एक ही ज्योग्राफिकली कंसंट्रेटेड एरिया में मिल जाए तब क्या होगा, है ना, ये सारे फैक्टर्स, फैक्टर्स आपको मिल जाए कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। समझा क्या, ये सारे फैक्टर एक ही स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में आ जाए, मिल जाए, और उसके साथ साथ सोचो अगर एक और इसमें तड़का मिल जाए किसका, रिलेटिव डेप्रीवेशन का, रिलेटिव डेप्रीवेशन का, ठीक है ना, ठीक है। अगर वहां के लोगों का एक तो ये सारे फैक्टर्स उनमें दिख रहे हैं, और दूसरा रिलेटिव डेप्रीवेशन का आएगा। रिलेटिव डेप्रीवेशन कैसे आता है, ये आता है आपका जब रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन होता है, इनके रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन है किसी और के थ्रू, मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो फायदा होता है इनको नहीं मिल पाता है किसी चीज का, है ना, जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है वो इन पर नहीं मिल पाते हैं। समझा गया, रीजनल इम्बैलेंस होता है, रीजनल इम्बैलेंस, ठीक है ना। और जो होता है अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके साथ साथ क्या होगा कि भाई इनका जो एक्सप्लॉइटेशन होता है इनके रिसोर्सेस का, रिसोर्सेस का, फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट इन पर नहीं मिलते हैं, नो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। जब ये सब चीजें होंगी तो रिलेटिव, ये एरिया रिलेटिवली इनको लगेगा ना कि हम डिप्राइव्ड ऑफ हो गए हैं, और उसमें से देखो इसके साथ साथ इनमें स्पेसिफिक ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, तो भाई ये चीज फिर क्या होगी, ये चीज अल्टीमेटली ये क्या बन गई आपकी, ये जो बड़ा सा डायग्राम देख रहे हो आप, ये ग्रीन वाले बॉक्स के अंदर, ये चीज जन्म देती है किसको, गिव्स बर्थ टू
रीजनलिज्म। समझा क्या ना? बोलो क्लियर है? अब ये जो रीजनलिज्म है ना, ये जो रीजनलिज्म है ये एक फोर्स की तरह एक्ट करता है, एक्ट्स एज अ फोर्स, है ना। ये फोर्स कभी भी बढ़ सकता है और घट सकता है, और ये कन्फ्लिक्टिंग फोर्स भी हो सकता है और कोलैबोरेटिव फोर्स भी हो सकता है। ये फोर्स कैसा हो सकता है? कैन बी कन्फ्लिक्टिंग और कोलैबोरेटिव, मतलब पॉजिटिव मैनर में भी ये जा सकता है और नेगेटिव मैनर में भी जा सकता है। कोलैबोरेटिव फोर्स, कन्फ्लिक्टिंग फोर्स, समझ गया ना? डिपेंडिंग अपॉन द मैनर ऑफ एकोमोडेशन, समझ में गया ना कि भाई वो डिपेंडिंग सिचुएशन और एकोमोडेशन पर डिपेंड करके ये कैसा भी फोर्स जा सकता है। तो रीजनलिज्म एक ड्राइविंग फोर्स है, ये थोड़ा सा दिमाग में अपने बसा लेना। बोलो समझ में आ गया? रीजनलिज्म क्यों है इंडिया में, अब समझ में आया आपको? अब ये जो रीजनलिज्म है इसके दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं, समझ में क्या ना? इसके ये जो रीजनलिज्म में क्या होगा, आपको कौन सी पॉलिटिक्स मिलती है? रीजनल पॉलिटिक्स, है ना। रीजनलिज्म लीड्स टू रीजनल पॉलिटिक्स। अब इस रीजनल पॉलिटिक्स के कारण क्या होगा कि भाई इसके पॉजिटिव डायमेंशंस भी हैं और नेगेटिव डायमेंशंस भी हैं, है ना। हैज पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक, अब पॉजिटिव्स क्या हैं इसके? पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे होते हैं रीजनलिज्म में? अच्छा है कि बुरा है, पहले तो ये समझना है। तो भाई मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये डिपेंड करता है कि आप इसको ये रीजनलिज्म आपका किस हद तक आपके कंट्री में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब रीजनलिज्म सिसेशनिस्ट की तरफ बढ़ जाए, अलग होने की बात करें, तो वो थ्रेट हो गया आपके नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए, तो फिर वो रीजनलिज्म खतरनाक हो गया। समझा गया? नहीं तो अगर रीजनलिज्म वैसे क्या करता है, रीजनल कॉन्क्रेटाइज करता है आपकी आइडेंटिटी को, समझा क्या ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पॉजिटिव टर्म्स में इसका मतलब क्या होता है, तो भाई ये क्या करता है, आपकी जो आइडेंटिटी है ना, जैसे मान लो कुछ एथनिक के लोग हैं, है ना, कुछ एथनिसिटी के लोग हैं, कुछ रिलीजन के लोग हैं, कुछ कॉमन लैंग्वेज के लोग हैं, है ना, उनकी आइडेंटिटी को कॉन्क्रेटाइज करने का काम क्या करता है, कौन सा टूल है वो? तो वो टूल है आपका यही रीजनलिज्म। समझ में गया? ये क्या करता है, सबसे पहला कॉन्क्रेटाइज करता है। किस चीज को कॉन्क्रेटाइज करता है? आपकी आइडेंटिटी को। अब ये आइडेंटिटी जो हो सकती है आपकी काहे पर बेस्ड हो सकती है? बेस्ड ऑन एथनिसिटी हो सकती है ना। आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला था तो फिर क्या करोगे आप, है ना। आपकी एथनिसिटी, आपकी लैंग्वेज, ये सब खतरे में पड़ जाए, कोई सुनने वाला नहीं होगा, तो फिर क्या काम आएगा आपकी? वो रीजनलिज्म, रीजनल पॉलिटिक्स ही काम आएगी ना। एथनिसिटी, लैंग्वेज, ठीक है, फिर रिलीजन, समझ गए ना। तो भाई ये क्या करते हैं, ये आपको आपकी जो एथनिसिटी है उसको कॉन्क्रेटाइज करने का काम करते हैं, समझ गया। उसके अलावा ये क्या करते हैं, जो आपकी नेक्स्ट देखते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस है उसको उसकी उसकी ध्यान खींचते हैं, समझ में आया। उसमें आपको क्या करते हैं, आप अगर रीजनल पॉलिटिक्स होगी तो आपका असर्टनेस बढ़ जाएगा, असर्टनेस जब बढ़ेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस होगा, तो वो अच्छा हो जाता है, समझा क्या ना। फॉर बेटर, ऐसा लिख लो, रीजनल पॉलिटिक्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट बोल रहा हूँ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए ये अच्छा चीज होता है,
सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोचो आपका एरिया है, जैसे मान लो कि बुंदेलखंड एरिया है, उस एरिया में डेवलपमेंट नहीं है और उस एरिया में कोई ध्यान भी आकर्षित नहीं कर रहा है, उस एरिया को कोई वो नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है। तो फिर जब रीजनल पॉलिटिक्स आएगी तो फिर उससे क्या हुआ, जैसे तेलंगाना में क्या हुआ, वो सेपरेटिज्म की बात कर लिए, अपना अलग तोड़ लिए, अलग तोड़ लिए, तो भाई अब जो उसके रिसोर्सेस का दूसरे लोग यूज कर रहे थे, आंध्र प्रदेश यूज कर रहा था, उसके रिसोर्सेस का जो फायदा हो रहा था उसको नहीं मिल रहा था, तो अब वो सब चीजें नहीं होंगी, समझा क्या। अब क्या होगा, वो अलग हो जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऐसा किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बता दिया तेलंगाना का, यही चीज हुआ था किसके साथ साथ, जिसको बोलते हैं हम झारखंड वाला एरिया। पहले ये जो झारखंड वाला एरिया था ये बिहार में आता था, समझा क्या, बट बिहार को फायदा हो रहा था, फिर उसके साथ साथ बाकी जो एरियाज हैं उनको फायदा हो रहा था, बट इसको एरिया नहीं हो रहा था, झारखंड वाले एरिया को। तो झारखंड में डिमांड होने लगी कि भाई हमको रीऑर्गेनाइज करो, हमको इसका जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है वो हम पे नहीं मिल पाता है। फिर रीजनल पॉलिटिक्स की एंट्री हुई, फिर उसके कारण आपको भी पता है कि भाई 2000 में इसको कार्व आउट कर दिया गया, जो संथल परगना और छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसको काट करके किसको दे दिया गया, बिहार से काट करके झारखंड को दे दिया गया और एक नया स्टेट बना दिया गया। तो अब क्या होगा, उस एरिया में प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट आ सकता है। अब आएगा नहीं आएगा ये तो बात की बात, बट उनको एक सेल्फ डिटर्मिनेशन तो मिल गया ना। हाँ, तो ये चीज अच्छी होती है इसमें, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं रीजनलिज्म का, समझ में गया ना। तो भाई सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है क्योंकि वो क्या करता है, अपने एरिया के लिए असर्ट करता है। नेक्स्ट, उस एरिया के लिए बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस, जो पहले नेग्लेक्ट हो जा रहे थे किसी बड़े एरिया में रहते हुए, अब इनका सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा, सेपरेट मैकेनिज्म होगा, तो ये अपने गवर्नेंस को खुद से रेगुलेट कर सकते हैं, खुद से वो कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, आपकी जो आइडेंटिटी है उसको कॉन्क्रिटाइज कर देती है, आपकी जो आपकी जो वॉइस है ना, वो वॉइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, काहे में, पॉलिटिक्स में, समझ में क्या, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है ना। ठीक, तो जो ये इसके एग्जाम्पल याद कर लो, एग्जाम्पल याद कर लेना कि जो ये तेलंगाना बना है, फिर इसके साथ साथ ये जो आपका झारखंड बना है, ये सब के क्या कारण थे, इन सब के कारण ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला कारण बता दोगे। आपकी कॉन्क्रिटाइज कर देती है रीजनल आइडेंटिटी को, लैंग्वेज को, रिलीजन को, मतलब आप क्या कर सकते हो, याद करो 6 शेड्यूल वाला एरिया, 6 शेड्यूल, और जो उसमें थी रीजनल ऑटोनोमस रीजनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो थी, है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसको बोलते थे, और रीजनल काउंसिल जो होती थी, वो सब याद करो क्या थे, वो आपकी आपकी एथनिसिटी और आपके कल्चर और आपके लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए काफी हद तक आपको पावर देता है कि नहीं, ऑटोनॉमी देता है कि नहीं। हाँ, तो वहां के लिए आप बोल सकते हो। फॉर बेटर गवर्नेंस, जैसे कि भाई आपको क्या बताया था मैं, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस में इसमें वही चीज आ गया जिसको हम 6 शेड्यूल वाला एरिया बोलते हैं, है ना। आप अपने से पूरा गवर्नेंस कर सकते हो, ये सब चीज हमको पता है। क्लियर है ये बात। हाँ बिल्कुल, इसके कारण आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी मांग सकते हैं, ठीक है। जैसे बिल्कुल ये जैसे ये हो रहा है आपका, देखो नए नए स्टेट्स बनते हैं, नए नए स्टेट्स बनते हैं, वो भी आपका डिसेंट्रलाइजेशन ही है, क्योंकि पावर अब शेयर हो गई। और उसके साथ साथ देखो कई बार पावर शेयर स्टेट भी नहीं बनते हैं तो 6 शेड्यूल बन रहा है, पैसा जैसे प्रोविजन आएंगे तो उसमें से आपको काफी हद तक बहुत सारा पावर देंगे। तो इसमें आप ये भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो क्या, कि भाई ये जो होती है तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वाला एंगल भी बता सकते हो। ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं किसके, रीजनलिज्म के, समझ गए ना। क्लियर है, इस प्रोसेस में रीअफर्मिंग हो जाती है किसकी, ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं उनकी आइडेंटिटी होती है, उसको रीअफर्मेशन मिल जाता है, समझ में आ गया ना। फिर क्या बताया मैंने आपको कि भाई अगर ये ज्यादा होता है, थोड़ा सा एक्सट्रीम बढ़ गया तो स्टेट का डिमांड कर, स्टेट नए 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 स्टेट की डिमांड हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि भाई वो बहुत सारे आपका जो ध्यान है उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं,
समझ में क्या। वहीं पर अगर हम बात करें नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, तो भाई ये क्या करता है, ये थ्रेट भी हो सकता है, कैन थ्रेटन नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स, समझ में क्या। तो क्या बोल सकते हो आप, एक तो ये रिजॉर्ट टू वायलेंस, ये एक पहला दिक्कत है इससे कि ये वायलेंस की तरफ भी जाने में ज्यादा झिझकते नहीं है, रीजनलिज्म में वायलेंस हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो थ्रेट होता है हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, थ्रेट टू नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको मैं, एग्जांपल क्या है इसका, जो खालिस्तान का डिमांड था, डिमांड फॉर खालिस्तान इन पंजाब, है ना, ये जो पंजाब है, पंजाब को अलग करके ये लोग डिमांड करते थे खालिस्तान बनाने की, जिसमें जो कल आपको बताया था मैंने कि जर्नैल सिंह भिंद्रावाला फिर और जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, इंदिरा गांधी ने उनको मरवा दिया था। बाद में 2 सिख जो उनके बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी का असैसिनेशन करवा दिया था। फिर उसके बाद याद करो मैंने आपको बताया था पूरे देश में कम्युनल राइट्स हो गए थे, समझ क्या, सिख को लेकर के। तो ये क्या होता है, देखो ये रीजनलिज्म होता है। सोचो पंजाब वाला जो एरिया है वहां पर जर्नैल सिंह भिंद्रावाला और इतनी पॉलिटिक्स होने लगी थी, रीजनल पॉलिटिक्स इस हद तक बढ़ गई थी कि भाई ये इसको कार्व आउट सेपरेट करके बोलते थे कि हम इसको क्या बनाएंगे, एक दूसरा एक कंट्री बनाएंगे जिसको बोलते थे खालिस्तान, ठीक है। अब ये खालिस्तान बनाने की बात कर रहे थे और उसके कारण सोचो नेशन बिल्डिंग के जो एफर्ट्स हमारे लग रहे हैं, नेशनल इंटीग्रेशन के जो यहाँ पे लिख लो नेशनल इंटीग्रेशन आ गया, नेशनल इंटीग्रेशन, उसके साथ साथ थ्रेट टू यूनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बता सकते हो, इन सब चीजों को थ्रेट है, समझा क्या। तो सिर्फ इतना ही नहीं, ये खालिस्तान की बात कर रहे थे, बट इसके कारण क्या हो गया, इंडिया में जो टेररिज्म जो इमर्ज हुआ है ना भाई, वो कश्मीर से नहीं हुआ है। इंडिया का जो टेररिज्म इमर्ज हुआ वो पंजाब से हुआ है। तो यहाँ पर गिविंग राइज टू टेररिज्म इन इंडिया, है ना, टेररिज्म इन इंडिया। यहाँ पर एक ये जो टेररिज्म का जन्म हुआ इंडिया में वो यहीं से हुआ है, समझा क्या, विद इन दी पंजाब एंड आउटसाइड दी पंजाब, समझा क्या ना। तो भाई ये एक दिक्कत है, ठीक है ना, यहाँ पे कि भाई ये जो थ्रेट हो सकता है कब होता है, जब क्या किया जाता है, जब सिसेशनिस्ट टेंडेंसी बढ़ जाती है तब, समझ में ना। तो थ्रेट टू नेशन बिल्डिंग हो सकता है, ये दूसरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्या बोल सकता हूँ, रीजनलिज्म एक चीज को जन्म देती है, रीजनलिज्म जिसको बोलते हैं सन ऑफ सॉइल पॉलिसी, सन ऑफ सॉइल पॉलिसी क्या है ये अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये सन ऑफ सॉइल पॉलिसी को जन्म देता है, ठीक है ना। अभी देखते हैं क्या है, तो वही है, ये जो होता है खतरा होता है, समझ में क्या। अभी देखेंगे कैसे ये एक इंडिया जैसे कंट्री के लिए थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो ये सब मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उस पर आएंगे वापस से सन ऑफ सॉइल में। पहले अभी क्या देख लें, फैक्टर्स देख लें, ठीक है ना। तो क्या होता है रीजनलिज्म के कारण, फिर क्या होता है कि जो सिसेशनिस्ट टेंडेंसी है उसको बढ़ावा मिलता है, सिसेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिसेशनिस्ट टेंडेंसी को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि कश्मीर, एग्जांपल कश्मीर, ठीक है ना। रीजनलिज्म जो नागालिम वाला, ऐसी यहाँ पे नागालिम वाला भी बता सकते हो आप, ग्रेटर नागालिम, याद करो अलग से देश बनाने की बात कर रहे थे शुरू में, बाद में थोड़ा सा उसको इंडिया के अंदर ही बनाने की बात की थी, बट ये तो अलग से एक ग्रेटर नागालैंड जिसमें म्यांमार वाला एरिया को भी लेकर के एक अलग से कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो प्लस कश्मीर अलग होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लस पहले ये खालिस्तान वाला इशू चल रहा था। तो ये सब क्यों होता था, ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि इसमें रीजनलिज्म है, रीजनल पॉलिटिक्स एसोसिएटेड है। अभी सन ऑफ सॉइल पॉलिसी जो है ये महाराष्ट्र में बहुत देखने को मिलती है। क्या है ये, अभी 2 मिनट में आ रहा है, ठीक है। क्लियर है ना क्या बोला यहाँ पे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं रीजनलिज्म के, समझ में क्या। तो रीजनलिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रीजनलिज्म एक फिनोमिना है जहां पर
पॉलिटिकल लॉयलिटीज क्या होती हैं, अपने रीजन के प्रति होती हैं, अपने नेशन के प्रति कम होती है, अपने रीजन के प्रति ज्यादा होती है। समझ क्या मतलब, पीपल्स का जो लव होता है वो इंप्लाई होता है ओवर पर्टिकुलर रीजन। प्रेफरेंस टू कंट्री क्या होती है, प्रेफरेंस जो कंट्री को जो प्रेफरेंस देना चाहिए वो कम होगी एज कंपेयर टू अ पर्टिकुलर रीजन। समझ में क्या ना। और उसमें क्या होगा, रीजनलिज्म जो होता है, रीजनलिज्म किसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, रीजन के इर्द गिर्द। मतलब रीजनलिज्म इज अ फिनोमिना विच इज सेंटर्ड अराउंड द कंसेप्ट ऑफ रीजन। समझ गया, समझ गया ना। यहां पे क्या बोल रहा हूं, रीजनलिज्म इज सेंटर्ड अराउंड रीजन। समझा क्या, यहां पर लव जो होगा, ये व्यक्ति है, समझ गए, ये इसका लव रीजन के प्रति बहुत ज्यादा होगा और नेशन के प्रति कम होगा। समझ में आ रहा है ना, ये है बेसिक सा फंडा। ठीक, क्यों है रीजनलिज्म, तो आपको बता दिया कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है लैंग्वेज, कल्चर, ट्राइब, रिलीजन को लेकर। समझ में क्या ना, इस ये और हमारा क्या हो, हम अटैच्ड ज्यादा होते हैं, और ये सब चीजें जब एक ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन में मिल जाए और उसके साथ साथ अगर इसको रिलेटिव डेप्रिवेशन का सेंस आ जाए लोगों में, तो फिर क्या हो जाएगा कि भाई रीजनलिज्म आपको मतलब रीजनलिज्म और रीजनल पॉलिटिक्स फिर बाउंड टू हैपन। समझ में ना, ये बात थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। और वैसे भी इंडियन फेडरलिज्म किस लिए जाना जाता है कि भाई ये बहुत सारे रीजनल सेंटिमेंट्स को क्या करके रखता है, एकोमोडेट करके रखता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ा सा एस्पेक्ट हो जाता है हमारे इंडियन फेडरलिज्म का, क्या कि इंडियन का जो फेडरलिज्म है वो बहुत सारे रीजनल सेंटिमेंट्स को क्या करके रखता है, एकोमोडेट करके रखता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो क्या रीजनलिज्म के, तो हाँ देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनलिज्म, ऑफ रीजनलिज्म। तो भाई पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई रीजनल किसी भी रीजन में क्या होगा कि भाई इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डिस्पैरिटीज होंगी। समझा गया, मतलब क्या बोल रहा हूं, पहला सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इन समटाइम्स पॉलिटिकल डिस्पैरिटीज ये देखने को मिलेगी विथ रेस्पेक्ट टू अदर रीजन्स, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू अदर रीजन्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट बोल रहा हूं कि भाई ये एक साइकिक फिनोमिना है। समझा कि साइकिक फिनोमिना मतलब मेंटली हम अपने दिमागी तौर पर उस रीजन से ज्यादा अटैच होते हैं। समझा क्या ना, मेंटली मतलब हमेशा जो टच रहेगा, कॉन्शियसनेस बताया ना, कॉन्शियसनेस और दिमागी रूप से मतलब हम मेंटली ज्यादा अपने एरिया से कनेक्ट रहते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का साइकिक फिनोमिना है। ठीक है ना, यहां पर मैंने क्या बताया, लॉयलिटी जो होगी, लॉयलिटी क्या होगी, वो रीजन के प्रति ज्यादा होगी और नेशन के प्रति कम होगी। ठीक है ना, रीजनलिज्म जब डेवलप्ड होता है तो चौथी चीज क्या होगी कि भाई हम क्या होते हैं कि भाई हम, अब देखो ये वंस ओन रिलीजन है, ये मेरा रीजन है, मैं क्या चाहूंगा कि मेरे रीजन का डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। यहां पर ये इसको ज्यादा फोकस करता है कि रीजन हमारे एरिया का डेवलपमेंट हो विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ अदर रीजन, है ना, विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन, मतलब दूसरे आसपास के रीजन में क्या हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं, वहां का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा हमसे कुछ लेना देना नहीं, बस हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, बस खत्म, वो भाड़ में जाए। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द अदर रीजन। नेक्स्ट इसमें एक और चीज होती है, पांचवा पॉइंट कि भाई रीजनलिज्म में क्या होता है
कि हमारे रीजन के लोगों को ही फायदा हो, दूसरे लोग हमारे रीजन से आकर के इस चीज का फायदा ना उठाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रीजनलिज्म। समझ में गए? इट प्रोहिबिट्स द पीपल फ्रॉम अदर रीजन टू बी benefiting by their own या फिर पर्टिकुलर रीजन। समझ में गया? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहां पर क्या होगा कि भाई हमारा जो है यूनिक होगा, हमारा दूसरों से डिफरेंट होगा, हमारे यहाँ के जो लोग हैं साइकोलॉजिकली कनेक्ट रहेंगे अपने एरिया से। नेक्स्ट, लॉयलिटी ऑफ रीजन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लॉयलिटी ऑफ नेशन। हमारा खुद के एरिया का डेवलपमेंट हो, दूसरों का हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे कुछ लेना देना नहीं। और दूसरों का और ये भी अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे के रिसोर्सेस को लेकर के हम अपना डेवलपमेंट कर ले, लेकिन हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, हमारे एरिया से किसी का फायदा नहीं होना चाहिए, हमारे एरिया में सिर्फ हमारा डेवलपमेंट हो, हमको ही इसका बेनिफिट मिले। समझ गया? अदर रीजन से भी बेनिफिट करा सकते हैं हम, लेकिन हमारे रीजन से हमारा ही बेनिफिट होना चाहिए। दूसरे लोगों को प्रोहिबिट कर दिया कि इस रीजन से उनको कुछ तरीके का फायदा हो। जैसे कि एग्जांपल में आप बता सकते हो कि जो सन ऑफ सॉइल पॉलिसी होती है, जो अब क्या है वो अब देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा था, सन ऑफ सॉइल पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, सन ऑफ सॉइल पॉलिसी, अब ये क्या होता है? सन ऑफ सॉइल पॉलिसी मतलब क्या होता है कि ये लोगों को लोगों को बांध के रखता है। काहे के आधार पर कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, और अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ उसी मिट्टी में हुआ है जिस मिट्टी में बाकी लोगों का हुआ है, तो फिर आपको कुछ बेनिफिट्स की बात करता है। आपके सेपरेट बेनिफिट्स होंगे, सेपरेट राइट्स होंगे, सेपरेट रोल्स होंगे, सेपरेट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब क्या है कि भाई ये लोगों को बांध करके रखता है। कहां पर ये लोग हैं, है ना, ये लोग हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, इनको क्या करता है, टाई करके रखता है, टाइज देम। कहां पर? इनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, इनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है ना, जिस प्लेस में इनका बर्थ हुआ है वहीं पर इनको बांध करके रखता है और इनको कन्फर करता है। कन्फर क्या करता है, क्या कन्फर करेगा? कुछ बेनिफिट्स, कुछ राइट्स, है ना, कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। समझ में गए? ये सारी चीजें क्या होगी, ये दूसरों को अप्लाई नहीं होगी, आप पर अप्लाई होगी, क्योंकि आप इस मिट्टी में जन्म लियो, है ना। विच मे नॉट बी एप्लीकेबल फॉर अदर्स, विच मे नॉट अप्लाई टू अदर्स। समझ में गए ना? क्लियर? जैसे कि ये सन ऑफ सॉइल पॉलिसी कब ये ज्यादा एक्सेंचुएट करती है, ये सब चीजें तब होती है जब मान लो कि भाई कंपटीशन फॉर रिसोर्सेस है, जॉब्स को लेकर के कंपटीशन है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, तो फिर क्या होती है, सन ऑफ सॉइल जैसी पॉलिसी को बढ़ावा मिलता है। समझ में? कि जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि भाई ये महाराष्ट्र में ऐसा बोला जाता है कि जो शिवसेना की जो एडवोकेट करती है वो सन ऑफ सॉइल पॉलिसी बोलते हैं ना कि भाई महाराष्ट्र फॉर मराठीज, मतलब यहाँ के लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए। यहाँ पे बाहर के लोग आ जाते हैं तो रिसोर्सेस पर कब्जा कर लेते हैं और जॉब्स पर कब्जा कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई इन लोगों को आप यहाँ से अलग करो, दूर लगाओ। और प्लस आपने देखा होगा कि बहुत बार ये सब चीजें की जाती है, एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाता है उस एरियाज में कि इन लोगों को यहाँ से बाहर भगाओ, ये बाहर के लोग हैं, हमारे रिसोर्सेज का कब्जा कर लेते हैं। ये चीज आपको नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिली थी। बंगाल बोलो, असम में जो सन ऑफ सॉइल पॉलिसी है उसको बढ़ावा दिया जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया महाराष्ट्र वाला, फिर आपको असम वाला बताया मैंने आपको, है ना। असम में मैंने आपको बताया था ना कि जो बोडो हैं और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, तो उसके कारण जो एनआरसी और ये जो ये वाला इशू चल रहा था, एनआरसी वाला, और जो बंगाली मुस्लिम्स को बाहर भगाने की जो बात चल रही थी, वो सब क्या क्यों हो रही है?
वो सब सन ऑफ सॉइल पॉलिसी के थ्रू हो रही। तो वहां पे क्या बोलते हैं कि भाई वहां के लोगों को ही बस जॉब में अधिकार होना चाहिए, वहां के लोगों को ही रिसोर्स पर कब्जा होना चाहिए, वहां के लोगों को वोटिंग राइट होना चाहिए और बाकी बाहरी वालों को वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब सन ऑफ सॉइल पॉलिसी ही तो है। समझ में क्या? क्लियर है? सन ऑफ सॉइल पॉलिसी मतलब ये टाई करके रखता है किसको? उन लोगों को, ये पीपल्स है जो कि कहां पे जन्म लिए हैं, जो अपने जिस एरिया में जन्म लिए हैं उस एरिया में बांध करके रखता है और उनको विशेष अधिकार दिया जाता है। इनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, स्पेशल प्रिविलेजेस। आपके पास अधिकार होगा, आपके पास आप बेनिफिट उठाओ इस चीजों के। आपका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारे उस रीजन के लिए, उस सॉइल के प्रति। बाहरी लोग इसका फायदा क्यों उठाए? समझ में क्या? इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि आपको ये बोला जाता है कि भाई आप वहां के अगर मूल निवासी हो तो आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? ये सब क्या होती है? सन ऑफ सॉइल पॉलिसी कहलाती है। समझ में क्या? डन? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई इमरजेंस ऑफ रीजनलिज्म इंडिया में कैसे इमरजेंस हो गया, है ना? इमरजेंस ऑफ रीजनलिज्म इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ऐसे कुछ इवेंट्स हुए हैं जिसके कारण रीजनलिज्म जन्म दिया है। ठीक है ना? तो वही मैं बोलूं, लैंडमार्क इवेंट्स, लैंडमार्क इवेंट्स लेड टू इमरजेंस ऑफ रीजनलिज्म। ठीक है ना? ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसके कारण ये सब चीज जो आपको देखने को मिलती है इंडिया में रीजनलिज्म को? तो सबसे पहला पॉइंट बोलते हैं कि भाई हमारा देश कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हमारा जो देश का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कैसा हुआ था? वो कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह वो इस्टेब्लिश किया गया था आजादी के बाद, है ना? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके कारण कैसे रीजनलिज्म को जन्म मिलता है भाई? अब देखो, एम क्या था कि भाई हमारा नेशन कैसा हो? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी जस्टिस के आधार पर स्टैब्लिश हो। समझ में गया? जहां पर हर एक रीजन का से होना चाहिए, हर एक रीजन के लिए क्या होगा? फेयर डील होगी, काहे को लेकर के? डेवलपमेंट प्रोसेस को लेकर के। और जब क्या हुआ, हमारा जो पर्सपेक्टिव था नेशन बिल्डिंग का, वो यही था क्या कि भाई यूनिटी होगी, जस्टिस होगा, सबका फेयर डील ऑफ इन डेवलपमेंट प्रोसेस होगा, समझ में? सबका इक्वल से होगा। लेकिन क्या हुआ कि भाई जब हम इन सब चीजों को फुलफिल नहीं कर पाए, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, कुछ रीजन्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई, और जब वो चीजें पूरी तरीके से मेट नहीं हो पाई तो क्या हो गया? रिजेंटमेंट आएगा कि नहीं? हाँ, रिजेंटमेंट आएगा। गवर्नमेंट क्या हो गई? फेल हो गई। काहे के लिए? कि जो एस्पिरेशंस थी और जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, उसको फुलफिल करने में जब ये सब चीजें सरकार फेल हो गई, जिस आइडिया के थ्रू बोला गया था वो सब चीजें हो नहीं पाई, डिससेंटिमेंट आ गया। समझ में गया ना? डिससेंटिमेंट आ गया, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाई, तो फिर क्या हो गया? इसके कारण रीजनल पॉलिटिक्स को जन्म मिलने लगा। समझ में गया ना? क्यों? क्या इसमें पॉइंट बताया मैंने? क्या पॉइंट बताया मैंने? कि भाई पहला पॉइंट क्या कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया। एम क्या था कि भाई हम जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, नेशनल यूनिटी है, सोशल जस्टिस है, इनके तहत हम अपना देश बनाएंगे। इसके कारण क्या हो गया? इसके साथ साथ ये भी बोला कि भाई जो फेयर डील होगी, काहे में? डेवलपमेंट में। जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट होंगे उस सब पर सामान्य रूप से बटेंगे। बट इसके कारण क्या होगा कि भाई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई और सरकार भी ये सब चीजें जब फुलफिल नहीं कर पा रही है, समझ में गया? तो क्या होगा? डिससेंटमेंट होगा, रिजेंटमेंट आएगा लोगों में, और उसके कारण क्या हो गया? इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स आ गई। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट क्या है कि जिसको बोल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। इसमें क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, इसमें हुआ क्या
कि कुछ स्टेट्स जो थे प्रिंसली स्टेट्स से, उनको हमने क्या कर दिया था, इंटीग्रेट कर दिया था बड़े बड़े स्टेट्स के थ्रू। प्रिंसली स्टेट नहीं, जो हमारे बड़े स्टेट्स थे, जैसे भाई गुजरात में, महाराष्ट्र में, है ना, कश्मीर में, इन सबको इंटीग्रेट कर लिया, छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट थे, है ना। लेकिन क्या हो गया, अब उस एरिया में प्रिंसली स्टेट को तो इंटीग्रेट कर लिया हम लोगों ने बड़े बड़े स्टेट से, अपने जो स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद को इंटीग्रेट कर लिया था अपन ने, ठीक है ना। तो ये सबको इंटीग्रेट कर लिया हम लोगों ने, बट यहाँ के जो लोग थे अभी भी उनकी जो, अब सोचो, पहले ये वाला व्यक्ति जो था, ये इस टेरिटरी का व्यक्ति, वो ये प्रिंसली स्टेट के थ्रू गवर्न होता था। अब हमने क्या कर लिया, इसको मर्ज कर लिया किसमें, इस स्टेट में। तो भाई अब ये नई टेरिटरी आ गई ना, ये न्यू टेरिटरी आ गया, अब ये पूरा एरिया माना जाएगा, ये वाला क्लोज कर दिया गया, ठीक है ना। ये प्रिंसली स्टेट को भी मर्ज करके नए स्टेट में बना दिया गया। लेकिन इस टेरिटरी के जो लोग थे, है ना, जो आज दूसरे एरिया में मिला दिए गए हैं, लेकिन उनकी लॉयलिटी की बात करें तो भाई इनका भी अभी भी अटैचमेंट काहे से था, वो ओल्ड टेरिटरी से ही था। तो इसमें देखना कि भाई ऐसा भी हुआ कि भाई जो इलेक्शन हुए थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्शन हो रहे थे, तो जो मान लो प्रिंसली स्टेट थे, है ना, भले ही आप टेरिटरी चेंज कर दो, अब वो प्रिंसली स्टेट कहीं और चला गया, वो प्रिंस कहीं और था, लेकिन अगर वो यहाँ से जब चुनाव लड़ रहा था तो उसको लैंडमार्क विक्ट्री मिल रही थी। मतलब क्या है कि इन लोगों का अटैचमेंट उस प्रिंस के मतलब उस प्रिंस के प्रति बहुत ज्यादा था, समझ में गया। तो भाई यहाँ से क्या समझ में आ रहा था कि भाई ये प्रिंस इसमें, फिर अब ये तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए, और ये प्रिंस कहाँ पे चले गए, इलेक्ट होकर के लेजिस्लेचर में चले गए, ठीक है ना। तो बाद में ये चीजें किस चीज को जन्म देने लगी, धीरे धीरे करके रीजनल पॉलिटिक्स को जन्म देने लगी, समझ में गया ना। तो भाई इसके कारण भी क्या हो रहा है, रीजन जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट हुआ था, उसने भी बाद में किस चीज को जन्म दिया, रीजनल पॉलिटिक्स में, समझ में गया ना। तो क्योंकि इसमें से भले ही आप किसी भी टेरिटरी में मिला दो, लेकिन अब इंडिया में तो चुनाव तो हम किसी भी एरिया से लड़ सकते हैं ना। तो अब कोई भी जो प्रिंसेस जब अपने उस एरिया से चुनाव लड़ रहे थे जहां पर वो कभी रूल कर रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि भाई उनको लैंडमार्क विक्ट्री मिल रही थी। और जब ऐसा होने लगा तो धीरे धीरे करके अब इनको तो पता है कि इनकी लॉयलिटी भाई मेरे ही प्रति है, ओल्ड टेरिटरी के ही प्रति है, तो फिर धीरे धीरे करके वहां से रीजनल पॉलिटिक्स का भी जन्म होने लगा, समझ में क्या ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट बोल रहा हूं मैं लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का जो हुआ था, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। देखो भाई क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय लगभग बहुत सारे 28 स्टेट्स थे, बट आपको पता है कि लैंग्वेज का बेस बनाया गया, और लैंग्वेज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है रीजनलिज्म के लिए, उसका बेस बना करके वापस में रीशेप किया गया, बाद में उसको उस स्टेट को बनाया गया, और जो स्टेट थे 14 स्टेट और जो 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी वो बनाई गई थी, समझ में गया ना। बाद में ये जो लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट बने थे, जैसे कि भाई जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे ऊपर देख लो, उनको भी बांटा गया, जो साउथ में जितने तरीके के लैंग्वेज हैं, मेजर लैंग्वेज, उसके आधार पर हमने क्या करा कि भाई लैंग्वेज का रीऑर्गेनाइजेशन किया। तो भाई जब लैंग्वेज का रीऑर्गेनाइजेशन किया तो उसके कारण फर्दर लिंग्विस्टिक चौविनिज्म को बढ़ावा मिला। जब इन सब चीजों को बढ़ावा मिलता है तो उसके कारण क्या होगा था, रीजनल पॉलिटिक्स को भी बढ़ावा मिलेगा। रीजनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिल रहा है मतलब रीजनलिज्म को बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वही बोल रहा हूँ कि क्या कि भाई ये जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है, इसने काहे को जन्म दिया, फर्दर लीड टू, या फिर लेड टू, फर्दर लेड टू, जिसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक चौविनिज्म, ठीक है। जो आज लैंग्वेज को लेकर के बहुत ज्यादा असर्ट करते हैं साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, ये आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट बोल रहा हूं सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस, सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस। देखो
क्या करते हैं पॉलिटिशियंस, एक्सप्लॉइट करते हैं किसको, ये जो सेंटिमेंट्स ऑफ मासेस हैं, काहे के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। समझ में आ गया? जैसे कि मान लो कि अगर पॉलिटिशियंस को लगता है कि भाई एक नया स्टेट होगा, देखो अब मान लो कि ये एक स्टेट है, उस स्टेट में ये वाला रिलेटिवली डिप्राइव्ड एरिया है, तो कुछ पॉलिटिशियंस यहाँ पर रीजनल पॉलिटिक्स खेलेंगे। रीजनल पॉलिटिक्स क्यों खेलते हैं? उनको ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पर क्या हो, अगर हम इसको कार्व आउट करके अपना सेपरेट स्टेट बना ले, सेपरेट स्टेट बनाएंगे तो भाई सेपरेट सीएम बन सकते हैं, सेपरेट मिनिस्टर बन जाएंगे। अभी तो यहाँ पर रह रहे हैं तो अपन ही कोई पूछनती नहीं है, कोई नहीं अपन को पूछ रहा है। लेकिन अगर सोचो इसको सेपरेट स्टेट बना देंगे तो भाई इसको अगर हमारा ये ड्रीम पूरा हो जाएगा तो हमको सीएम की कुर्सी, मिनिस्टर्स की कुर्सी, और उसके अलावा हम सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, हमारा वर्चस्व होगा, हमारा ऑर्डर होगा, हमारा पावर बढ़ेगा इस एरिया में। तो ये क्या है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है ना पॉलिटिशियंस के। पॉलिटिशियंस के वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण क्या हो रहा है कि भाई उसमें रीजनल पॉलिटिक्स मिल जाता है। रीजनल पॉलिटिक्स मिलने के कारण फिर एक तो ये सब चीजों को जन्म मिलता है और बहुत ज्यादा रीजनल पॉलिटिक्स बढ़ती है और रीजनलिज्म को फैलाते हैं ये लोग। समझ में गए ना? क्लियर है ना? अपनी ओन अथॉरिटी को एनहेंस करने के लिए, अपनी प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए, समझ में गया? कहाँ पर जो रीजनल लीडर्स होते हैं और जो स्टेट लीडर्स होते हैं वो मतलब हेजिटेट नहीं करते हैं कि भाई सेंटर की अथॉरिटी को कम हो जाएगी या स्टेट की अथॉरिटी की कम हो जाएगी, अपना सेपरेट डिमांड करने लगते हैं और क्रिएशन ऑफ स्टेट्स का एक मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। समझ में? इसमें क्या होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा गवर्नर हो जाएंगे, ज्यादा चीफ मिनिस्टर होंगे, एक नया लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगी, नए एमएलए आएंगे हमारे एरियाज के लिए, हमारा पॉलिटिकल गेन होगा। ये सब चीजों के कारण जो सेंटिमेंट्स होते हैं सेक्टेरियन, जो सेंटिमेंट्स होते हैं ऑफ इग्नोरेंट मासेस, उनको फुलफिल करने की बात को लेकर के अपने जो सेल्फिश एंड है और पर्सनल एंड है उसको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। समझ में क्या? तो ये सब चीजें, ये डेवलपमेंट हुए हैं, ये डेवलपमेंट और होते रहते हैं, जिनके कारण क्या हो रहा है कि भाई इंडिया में रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। समझ में क्या ना? अब देखते हैं कि बेसिस क्या है रीजनलिज्म का। ठीक है ना? बेसिस क्या होता है रीजनलिज्म का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बेसिस फॉर रीजनलिज्म। देखो किसी भी रीजन में अगर हम बात करें कि भाई किसी भी रीजन, ये रीजन है अभी, ठीक है ना, ये रीजन है, रीजन को रीजनलिज्म में बदलने के लिए कुछ बेसिस चाहिए, है ना, यहाँ पर कुछ बेसिस चाहिए। ये बेसिस क्या क्या बेसिस होते हैं? 3-4 बेसिस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको पहला बोलते हैं हिस्टोरिकल बेसिस। अब हिस्टोरिकल बेसिस क्या है? यहां पर रीजनलिज्म को सपोर्ट किया जाता है कल्चरल हेरिटेज को लेकर के, फोकलोर को लेकर के, मिथ्स को लेकर के। समझ में गया? यहाँ पर रीजनलिज्म को सपोर्ट काहे से किया जाएगा कि भाई अपन कल्चरल हेरिटेज को बेस बनाएंगे, फोकलोर, मिथ्स, सिंबोलिज्म, इन सब चीजों को हम बेस बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, द्रविड़िस्तान है ना, द्रविड़िस्तान है ना, इन्होंने रीजनलिज्म को प्रमोट किया कैसे कि जैसे कि ये थ्योरी है, थ्योरी को बेस बनाया जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी, है ना, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इन्होंने क्या बताया, क्या बताना चालू किया और रीजनलिज्म को कैसे बढ़ावा दिया कि भाई ये जो थ्योरी थी इसके तहत इन्होंने क्या बोला कि ये द्रविडियन, ये जो एरिया है वो द्रविडियन स्पीकिंग एरिया था शुरू से ही, बट इसमें बाद में ये ब्राह्मणिकल जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी आई थी ये आ गई, और उसके बाद ये जो ब्राह्मणिकल पॉलिटी है वो स्टैब्लिश कर दी गई। पहले ये सब चीजें नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ, आर्यन कॉन्क्वेस्ट और ब्राह्मणिकल हेजेमनी स्टैब्लिश हो गई। उसके कारण क्या हो गया, हमारा जो द्रविडियन कल्चर था वो लॉस्ट हो गया, और जो हमारा ये जो द्रविडियन जो लैंड थे अब वो डोमिनेट करने लगे किसके थ्रू, ये जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी उसके थ्रू। समझ में गया ना? और हेजेमनी स्टैब्लिश कर दी गई किसकी, ब्राह्मणिकल हेजेमनी। ठीक है ना? और इसके थ्रू उन्होंने क्या कर दिया, एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट लॉन्च करा था। ठीक है ना? ठीक है ना? मतलब क्या हो गया, एंटी ब्राह्मण जो मूवमेंट लॉन्च हुए थे बाद में, उसके लिए रूट कॉज क्या थे, ये सब थ्योरीज
मतलब ये जो कल्चर को लेकर के उन्होंने बेस बनाया, जो उन्होंने ये फोकलोर स्टोरीज बनाई, जो वहाँ के फोक कल्चर है उसको बढ़ावा दिया, जो मिथ्स थे, कई सारे मिथ्स और सिंबोलिज्म को यूज करके इसको यूज करते हैं। मतलब काहे का यूज करते हैं, जो एंशियंट हिस्ट्री होती है ना, एंशियंट हिस्ट्री, उसका कल्चर, वहां की जो फोकलोर होंगी, है ना, वहां एंशियंट जो मिथ्स डोमिनेटेड होंगे, समझा क्या, उसके साथ साथ जो एंशियंट सिंबोलिज्म है उन सब चीजों का बेस बनाएंगे, इनका यूज करेंगे और रीजनलिज्म को जन्म देंगे, है ना। तो हिस्ट्री में ये ऐसा किया जाता है। तो हिस्ट्री एक बेस बनाते हैं ना। आज भी हम क्या करते हैं भाई, किसी रीजन को हम ट्रेस करते हैं कि भाई ये हमारे पूर्वजों का रीजन है, यहाँ पर ऐसा चलता था, यहाँ पे वैसा चलता था, यहाँ पर उसी हिसाब से चलना चाहिए, यह बाहर का डोमिनेंस होने के कारण ये गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब क्या है, हिस्ट्री का बेस बनाते हैं हम और उसको रीजनलिज्म को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, सोशल बेस। सोशल बेस में जैसे कि लैंग्वेज, लैंग्वेज को हम क्या कर लेंगे, बेस बना लेंगे और एक रीजनलिज्म को प्रमोट करेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल है लिंग्विस्टिक, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था लैंग्वेज के आधार पर, समझ गए, ठीक है, जो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बन रही थी आजादी के बाद। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, कास्ट को लेकर के, कास्ट को लेकर के। तो ये जो द्रविड़िस्तान वाला इशू अभी बताया मैंने आपको, जो बाद में जन्म देता है किसको, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या बोलता हूँ, रिलीजन को लेकर के भी हम ये सब चीजें कर सकते हैं। रिलीजन को लेकर के जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो खालिस्तान का इशू था, है ना, खालिस्तान का जो जन्म हुआ था, रिलीजन को बेस बनाया गया और रिलीजन को बेस बनाया गया और रीजनल पॉलिटिक्स को उसमें इंक्लूड कर लिया गया, है ना। तो भाई पहले अकाली दल डिमांड फॉर पंजाब कर रही थी, बाद में जो जर्नैल सिंह भिंडरा वाला इशू मैंने आपको बता ही दिया था, खालिस्तान वाला जो था, ठीक है। तो वहां से क्या हो रहा था कि भाई सोशल बेस, ये लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, इनका बेस बनाते हैं और रीजनल पॉलिटिक्स को जन्म दिया जाता है, समझा गया। इसके पहले आपको हिस्टोरिकल बेसिस मैंने आपको बता ही दिया, लैंग्वेज का मैंने आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल बता ही दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या, जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल बेस हो सकता है। जैसे कि इसमें मैंने क्या बताया था कि ज्योग्राफिकल बेस कैसे होता है कि भाई मैंने आपको क्या बताया कि लॉयलिटी जो रहती थी ओल्ड टेरिटरीज के प्रति थी, इवन अगर आप इंटीग्रेशन कर लो तब भी। तो वहां पे क्या बोला था कि ज्योग्राफी को लेकर के, सन ऑफ सॉइल को लेकर के, है ना, ज्योग्राफी को लेकर के, जहां पर आप वो ओल्ड ओल्ड वर्सेस न्यू टेरिटरी की लॉयलिटी बता दोगे, है ना, वो वाला एंगल जो अभी बताया मैंने आपको। उसके अलावा सन ऑफ सॉइल वाली जो पॉलिसी है ना, वो सब काहे में आ जाएगा, ज्योग्राफिकल बेस हो जाता है, ठीक है ना। प्लस जो मान लो कई बार क्या होता है कि ये जो आपके ज्योग्राफिकल एरिया होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ये जो ज्योग्राफिकल एरिया हो जाते हैं ना, ये आपके यूनिक हो जाते हैं और थोड़ा सा आइसोलेटेड होते हैं, यूनिक प्लस आइसोलेटेड, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाले। तो फिर रीजनलिज्म को जन्म मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, ये क्या होता है ना, रीजनल पॉलिटिक्स का मेन ये जो होता है सबसे बड़ा फैक्टर वो इकोनॉमिक फैक्टर ही होता है। क्यों, क्योंकि देखो रिसोर्सेस कैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, समझ में क्या। लेकिन जब पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता है, बाहर के लोग इधर पे आते हैं, तो कंपटीशन होगा जॉब को लेकर के, कंपटीशन होगा रिसोर्स यूटिलाइजेशन के, ठीक है। उसके साथ साथ देखो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो भी कई बार क्या होती हैं, फेवर नहीं होती हैं। उसके कारण क्या होता है, रीजनल इंबैलेंस होता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आती हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आती हैं, रीजनल इंबैलेंस होता है, ऊपर से जॉब का प्रेशर, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को लेकर के मिस अप्रोप्रिएशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये क्या था, ये वाला कोस्टल, ये आंध्र प्रदेश था, ये तेलंगाना का एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया ये था, फॉरेस्टेड एरिया ये है, यहाँ पर ये प्लेन एरियाज है, ठीक है ना, प्लेन एरियाज, रिसोर्सेस यहाँ पर है, ठीक है ना,
रिसोर्सेस यहाँ पर है लेकिन यूज कौन करते थे, ये लोग करते थे। फॉरेस्ट रिसोर्स यहाँ पर है, यूज कौन करता था, ये लोग करते थे। समझ में आ गया। यहाँ पर डेवलपमेंट यहाँ पर है, समझ में गया, और यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट रह गया। मतलब इससे यहाँ से यूटिलाइजेशन ये कर रहे थे, फायदा ये उठा रहे थे, लेकिन इसका डेवलपमेंट का जो फायदा है सिर्फ इनको मिल रहा था, फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये क्या आ गया, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आ गई, रिसोर्स का मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, रिसोर्स का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, प्लस यहाँ पर यहाँ के लोग अनएम्प्लॉयड है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, समझ में आ गया, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो भाई इसका डेवलपमेंट तो हो रहा है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है किसके स्टेक पर, इसके स्टेक पर, समझ में गया। तो भाई इस रीजन को लगा कि भाई ये यहाँ पर फिर क्या होगा, ये जब रीजनल इम्बैलेंस आएंगे, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आएगी, तो फिर यहाँ पर रीजनल पॉलिटिक्स आएगी कि नहीं आएगी। फिर रीजनल पॉलिटिक्स की एंट्री हुई, यहाँ पर रीजनल पॉलिटिक्स की एंट्री होगी, बाद में रीजनलिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया और डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट हो गया, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, समझ, जिसको आज आप जानते हो तेलंगाना, समझ गए ना। तो क्या है ये इसीलिए हो रहा है ना, इकोनॉमिक फैक्टर एक बेस बन रहा है कि नहीं रीजनल उसके लिए, समझ में क्या। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भी आप बता सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में असम में देख लो आप, असम में भाई इकोनॉमिक रिसोर्सेस कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है किसकी, ये जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स है उनकी, जो कहाँ से आए, बांग्लादेश से आए। तो वहाँ के लोगों को रिसोर्स में रिसोर्स शेयर करने पड़ते हैं, कंपटीशन है इतना ज्यादा, जॉब नहीं लग रही है वहाँ के लोगों को, तो फिर वो ये सब चीजें किस चीज को जन्म दे रही हैं, फिर ये चीजें जन्म देती है सन ऑफ सॉइल को भी जन्म देगी, और फिर उसके कारण रीजनल पॉलिटिक्स, फिर वही जो याद करो प्रोटेस्ट हुआ, एनआरसी वाला इशू जो चल रहा है वो सब आपको चलता रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक एक फैक्टर्स बनता है जिसके कारण रीजनल पॉलिटिक्स को जन्म मिलता है, ठीक है। बोलो डन। अब देखो, हाँ बता सकते हो एक तरीके से, जस्टिफाई कर लो तो सब सही है, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। देखो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बेस, अब ये कैसे, पॉलिटिकल लास्ट है ना, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बेस, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बेस कैसे होता है, देखो क्या करता है, देखो ये है एक रीजन, है ना, रीजन में क्या है, रीजन में है भाई रिलेटिव डेप्रिवेशन, है ना, रिलेटिव डेप्रिवेशन है, इसमें क्या है, इस रीजन में जो मैंने आपको बोला रीजनल इम्बैलेंस है, रीजनल इम्बैलेंस है, मतलब कुछ एरिया बहुत ज्यादा डेवलप है, कुछ कम डेवलप्ड है, मतलब क्या है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है। जब ये सब चीजें होंगी तो फिर क्या होगी, पॉलिटिक्स, ये एक तरफ है पॉलिटिक्स, नजर देख रहा है इसको, तका हुआ है इसको, है ना। पॉलिटिक्स क्या करेगा, पॉलिटिक्स एक्चुअली में रीजनलिज्म को क्रिएट नहीं करता, समझ में, पॉलिटिक्स डज नॉट क्रिएट रीजनलिज्म, है ना, रीजनलिज्म को क्रिएट नहीं करता, वो क्या करता है, बढ़ावा देता है, एक्सेंचुएट करता है, बट इट एक्सेंचुएट्स रीजनलिज्म, समझेगा, उसको बढ़ावा दे देता है, समझेगा ना। वो क्या करता है, एडवांटेज लेगा किसका, जो सिचुएशन वहां पर चल रही है, उस रीजन में जो भी सिचुएशन है, जैसे कि रिलेटिव डेप्रिवेशन है, रीजनल इम्बैलेंस है, और जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, इनके कारण जो डिसएंचेंटमेंट आया है लोगों में, समझ में गया, उनका ये फायदा उठाता है उस सिचुएशन का, और फेवर करता है क्या, कि भाई अपना उसको फिर फेवर करेगा अपने सपोर्ट बेस को बढ़ावा देने के लिए, समझना क्या, क्लियर है ना, उसको फेवर करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, ताकि क्या हो, मेरा जो बेस है, पॉलिटिकल बेस है, अब मेरा पॉलिटिकल गेन है, उस चीजों के लिए उसको बढ़ावा देगा, और उसको क्या बनाएंगे, इशूज बनाएंगे। कौन सा इशूज बना देते हैं, पॉलिटिकल इशूज, जैसे कि भाई एक तो या तो अट्रैक्ट होंगे, या तो सेपरेट, जैसे कि मान लो 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल वाला जैसा कंसेप्ट आ सकता है, और एक्सट्रीम में जाकर के सेपरेट स्टेट की बात कर सकते हैं, और ये जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो सेपरेट नेशन की बात करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉलिटिक्स का भी इसमें बहुत रोल होता है, और ये यहाँ पर पुअर गवर्नेंस होता है, देखो पुअर गवर्नेंस, फिर करप्शन, इन सब चीजों के कारण क्या हो रहा है, ये एरिया कैसा है, अंडर डेवलप्ड रह जा रहा है, अंडर डेवलप्ड।
तो उन सब चीजों में भी फिर काहे की एंट्री होती है, पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स तका रहता है, देखा रहता है, देखता रहता है कि भाई ऐसा ये सब चीजें होती हैं, तो फिर उसको वो क्या करता है, बढ़ावा देता है फिर। ठीक है, तो ये था बेसिस ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखना है, टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म। टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म, तो सबसे पहला है जिसको बोलते हैं हम इंटरस्टेट रीजनलिज्म। इंटरस्टेट रीजनलिज्म, इसमें क्या होता है, मान लो दो स्टेट है, उनके दो स्टेट में रीजनलिज्म प्रमोट होता है, समझ में क्या ना। दो स्टेट में, जैसे देख लो महाराष्ट्र को ले लो, है ना, महाराष्ट्र और यहाँ पर बिहार ले लो, है ना, ये एक वो हो गया। कर्नाटक, अभी जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट था, कर्नाटक और तमिलनाडु को लेकर के आपस में एक दूसरे को लेकर के रीजनलिज्म बढ़ रहा था, है ना, याद है ना कर्नाटक वाला इशूज। ठीक है, तो वो उसको क्या, हाँ, तो जो ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, उसके कारण क्या हो गया, ये स्टेट रीजनलिज्म, इन दोनों के अंदर रीजनलिज्म आ रहा है स्टेट को लेकर के। महाराष्ट्र के अंदर रीजनलिज्म आता है यूपी और बिहार के लिए, समझ में गया। ये क्या होता है, ये बोल रहे हैं हम इंटर स्टेट रीजनलिज्म, समझ में गया। अब नेक्स्ट क्या है, जिसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म। इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म, ये क्या होता है, मान लो एक स्टेट है, एक स्टेट में ही कुछ एरिया को अंडर डेवलप्ड रहते, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो एक स्टेट के अंदर ही जब रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ये रीजनलिज्म को जब बढ़ावा मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम इंट्रा स्टेट, समझ में आएगा। जैसे कि मान लो ये महाराष्ट्र है, ये विदर्भ वाला रीजन है, विदर्भ। अगर ये एमपी मान रहे हो तो इसको बुंदेलखंड वाला रीजन मान लो। अगर ये गुजरात मान रहे हो तो इसको आप सौराष्ट्र वाला, कच्छ वाला रीजन मान लो, कच्छ वाला, कच्छ सौराष्ट्र वाला। तो यहाँ पर रीजनल पॉलिटिक्स इमर्ज होती है, ठीक है ना, यहाँ पे रीजनलिज्म आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। और थर्ड, चौथा क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम सुप्रा स्टेट। सुप्रा स्टेट, जैसे कि ये रीजन को लेकर के होता है, बड़े से रीजन, वास्ट वास्ट स्ट्रेच होता है, ये उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता है, बट हाँ वास्ट स्ट्रेच को कवर करता है। जैसे कि एग्जांपल इसका बोलता हूँ, जैसे हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया बोलते हैं, है ना, हमने क्या कर दिया, एक नॉर्थ इंडिया का एक रीजन बना दिया है और एक साउथ इंडिया का एक रीजन बना दिया, और उसको हम रीजनलिज्म की तरफ से देखते हैं। और दूसरा एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसको कलेक्टिव रूप में देख रहे हैं जो, है ना। नॉर्थ इंडिया एक आइसोलेटेड रीजन लगता है आपको, साउथ इंडिया भी ऐसे हम समझते हैं कि आइसोलेटेड रीजन है, और यहाँ पर रीजनलिज्म है भी। अगर आप देखो नॉर्थ के लोग आते हैं कहाँ पर, नॉर्थ के लोग जब जाते हैं साउथ में, तो फिर वहाँ वो लोग उतना तो करते नहीं है, बट साउथ के लोग जब नॉर्थ में आते हैं तब उनके साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है। नॉर्थ ईस्ट के लोग जब यहाँ पे आते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि रीजनलिज्म है अलग अलग रीजन को लेकर के। नॉर्थ ईस्ट में रीजनलिज्म है, फिर आपको ये जो नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया में यहाँ पर भी रीजनलिज्म है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं तो देखा होगा ना आप लोगों ने कि डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, फिर यही लोग जब नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो फिर वहां कुटते हैं, तो फिर वो क्या है, फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। ऐसे साउथ के लोग जब नॉर्थ में आते हैं तो वो भी, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो फिर जब नॉर्थ के लोग वहां पे जाते हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है। देखो रीजनलिज्म के कारण ना हेट्रेडनेस भी आने लगती है धीरे धीरे, समझ में, इसलिए ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना कि चार एस्पेक्ट्स जो थे मैंने आपको बता दिए। ये लास्ट क्या होता है, लास्ट जिसको बोलते हैं सेसेशन। ये जो अलग होने की बात करते हैं, सीधे जो सेपरेट नेशन की बात करते हैं, है ना, जहां पर सेपरेट नेशन की बात करते हैं, भाई हमको आपके साथ रहने ही नहीं है, हमको तो अलग से पूरा एक राज्य नहीं, मतलब स्टेट बोल रहा हूँ, मतलब एक कंट्री ही बनाना है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, वो सिसेशन हो गया। तो चार होते हैं, समझ में क्या ना, क्या 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 बोल रहा हूँ, पहला क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, पहला बोल रहा हूँ मैं, जिसको बोल रहा था मैं इंटरस्टेट रीजनलिज्म, मतलब क्या होता है कि ये स्टेट बाउंड्री को रिलीजन को लेकर के होता है। जब एक ओवरलैपिंग होती है, किसको,
एक या एक से ज्यादा स्टेट आइडेंटिटीज की ओवरलैपिंग होगी, जिसके कारण क्या होगा, थ्रेटन होने लगते हैं कुछ इंटरेस्ट, जैसे कि रिवर वाटर डिस्प्यूट मैंने आपको बताया था, कर्नाटक महाराष्ट्र को लेकर के, तमिलनाडु और कर्नाटक को लेकर के, ये क्या हो सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इंटर स्टेट रीजनलिज्म। इंट्रा स्टेट मतलब क्या होता है, जो विद इन द स्टेट या विद इन द स्टेट जो रीजनलिज्म इमर्ज होता है उसको क्या बोल देते हैं, इंट्रा स्टेट। समझा क्या ना, जहां पर ये कुछ आइडेंटिटीज जो होती हैं वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट की बात करती हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करने लगती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया विदर्भ हो गया महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र हो गया गुजरात में, तेलंगाना हो गया आंध्र में, यूपी और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ये सब चीजें देखने को मिलती है। समझ में क्या, जैसे बुंदेलखंड है, यूपी में भी वो प्रॉब्लम है बुंदेलखंड का, और ये जो महाराष्ट्र में भी ये प्रॉब्लम है ये भी, ठीक है ना। इसको क्या बोल देते हैं हम, इंट्रा स्टेट, ठीक है ना। सुपरा स्टेट तो आपको पता ही दिया, सुपरा स्टेट एक वास्ट रीजन, वास्ट स्ट्रेच को कवर करता है, इसमें बड़े से ज्योग्राफिकल रीजन को लेकर के रीजनलिज्म इमर्ज होता है, जिसको हम बोल रहे थे क्या कि भाई वो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और आपका जो ये साउथ इंडिया है, इसको लेकर के जो रीजनलिज्म, और लास्ट में तो जो सबसे खतरनाक होता है उसको बोलते हैं हम सेसेशनिज्म, ठीक है ना, मतलब जहां पर स्टेट अलग ही डिमांड करने लगते हैं, जैसे कि कश्मीर वाला इशू हो गया, ठीक है ना। फिर इसके अलावा मैंने आपको ग्रेटर नागालैंड का बताया, ठीक है ना, और जो मिजो नेशनल फ्रंट है, लुसाई हिल उसको बात करते हैं, जो NSCN वाला है, नागा हिल वाला, वो NSCN वाला, नागालिम वाला, वो आपको पता है, ठीक है ना, अपन ने उसमें पढ़ लिया है इंटरनल सिक्योरिटी में ये सब। तो ये जो सेसेशनिज्म वाला है ना, ये थोड़ा सा, ये सबसे खतरनाक होता है, ये सबसे चैलेंजिंग होता है, ये सीधे आपको देश की इंटीग्रेशन और यूनिटी और इंटीग्रिटी को टारगेट करता है। समझ में क्या, यहाँ पर सिसीड की बात करते हैं, सीधे अलग होने की, वो भी कैसे, एक अलग से इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट बनाएंगे, है ना, आपसे सिसीड हो जाएंगे। ये जो डिमांड है इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, समझ में क्या ना, तो ये थ्रेट है हमारे रीजनलिज्म के लिए, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है ना। हमारे रीजनलिज्म बोलो, हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए थ्रेट, ठीक है। सन ऑफ सॉइल पॉलिसी भी थोड़ा सा खतरनाक होती है। सन ऑफ सॉइल पॉलिसी में मैंने आपको बता दिया ना कि भाई हेट्रेडनेस बढ़ने लगती है, और एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही मतलब रिलीजन बोलो, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो उसी रीजन की कम्युनिटीज जो होती है उन्हीं को फेवर किया जाता है, जो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, फ्रीडम टू रिसाइड, फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस ट्रेड एंड कॉमर्स, इन सब चीज़ों के काफ़ी अगेंस्ट जाती है, बट फिर भी इस चीज़ों को फॉलो किया जाता है क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स एसोसिएटेड है। समझ में आ गया ना। तो भाई ये जितने भी बेसिस ऑफ रीजनलिज्म कर लिया हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म भी देख लिया कि किस लेवल पर रीजनलिज्म होता है, ठीक है ना, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, सुपरा स्टेट और सिसेशनिज्म सीधे, ठीक है ना। तो ये 4 टाइप्स के ये भी देख लिया, बेसिस भी देख लिया, और यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक था वो हुआ। अब आगे देखेंगे कि भाई आगे जो भी आएगा वो देख लेंगे अपन, ठीक है।